नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो धून। मैं हूं आरजे आरवी आपके साथ और हमारे साथ है चेतना गोला मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भालचंद्र रमोला सर, जो हमें बताएंगे जैविक खेती के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सर, जैविक खेती के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप एक इतने सफल किसान हैं, जैविक खेती पहले से करते आ रहे हैं, तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, मैं भागचंद्र रमोला, डिस्ट्रिक्ट टिहरी, धनोल्टी ब्लॉक है हमारा, मझगांव हमारा गांव है। जी। तो मैं पढ़ाई 1990 में ख़त्म कर दी थी और उसके बाद मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था, या तो मैं नौकरी करूं या तो मैं खेती करूं। लेकिन हमारे पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे पिता मतलब गांव के लोग या रिश्तेदार लोग नहीं चाहते थे कि हम नौकरी करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि नौकरी न करने के बाद मैंने सोचा कि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम खेती ही करें। और मेरे मन में एक उल्लास था कि हम खेती तो करते हैं, लेकिन खेती हमें कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लोकल प्रोडक्ट होते थे अपने, और हमारे साग सब्जी होती थी, पुराने अनाज होते थे। तो पुराने अनाज से हमारे पास एक ही माध्यम बचता था कि हमारे पास एक पहाड़ी आलू होता था जिसे हम तुमड़ी आलू कहते हैं। तुमड़ी। उसी से हमारी पूरे गांव की आजीविका, मतलब पूरे परिवार की आजीविका चलती थी, और उस गांव में एक आय का ही वो एक मुख्य स्रोत था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इससे पूर्ति नहीं होगी, परिवार की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे। सामाजिक कार्यों में करना, शादी विवाह करना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें उसमें आती थी। तो ये हमारे लिए पूरा पर्याप्त नहीं होता था। तब जाके मैंने बाद में सोचा कि हमें खेती को नया आयाम देना चाहिए, नई तरीके से हमें खेती करनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे MGVS मसूरी में एक NGO काम करता था जी। तो उनके संपर्क में मैं आया। वो उस क्षेत्र में उनकी कार्यदायी संस्था थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो जैविक खेती भी सिखाते थे और जैविक खेती भी करवाते थे लोगों। तो उन्होंने एक छोटा समूह बनाया हुआ था। तो वो जो समूह था, उस समूह को हैंडल करता था एक जैपनीज। तो जो जैपनीज है उनका वो मेरे गुरु भी हैं, और वो लोगों में उनको गुरु इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने पग पग में मेरा साथ दिया और मेरे को ट्रेनिंग दी। जी। तो मैं इलाहाबाद से जैविक खेती की ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ। तो मेरे जो गुरुजी हैं उनका नाम मिस्टर म्योरा है। तो उनकी लड़की मूडो स्टॉक मसूरी में पढ़ती थी, तो हम लोग संपर्क में आए। तो ये जैपनीज लोग क्या करते थे, क्योंकि भारत की मुद्रा और जैपनीज की मुद्रा में उस टाइम बहुत बड़ा फर्क था। जी। तो वो लोग चाहते थे कि हमें हमारी चीज सस्ते दामों पे और फ्रेश दिल्ली में हम लोगों तक कैसे मिले। इसके लिए उन्होंने हमें उस NGO की मदद से समूह में थोड़ा सा बीज हमें दिया। तो उसमें 3-4 तरीके के बीज हैं, कुछ सब्जियों के बीज हैं और कुछ अनाज के बीज हैं। अनाज में जैसे पैडी हमारा चावल हुआ। यानी वो ये चाह रहे थे कि जो सब्जियां वो जापान में खाते थे वो उन्हें यहाँ किस प्रकार मिले, उत्तराखंड से ही उन्हें किस प्रकार, क्योंकि मतलब जो कुछ जापान का जो ज्यादातर भूभाग है वो हमारे क्लाइमेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो उन लोगों को पता था कि हमारी चीजें हमको दिल्ली में मिल सकती हैं, बशर्ते मतलब अगर सही ढंग से यहाँ के लोग उगा पाए। तो हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और हमने बीज से बीज तैयार किया। बीज तैयार करने के बाद हमने जब ज़्यादा बीज हो गया तो हमें मार्केट की ज़रूरत पड़ी। तो अभी उन लोगों ने हमको उस टाइम में मार्केट दिया था दिल्ली में। और दूसरी मेरे पास एक कंपनी है टमाटो प्रोजेक्ट के नाम से जी, वो भी जैपनीज है और वो होम डिलीवरी देती है, घर में सप्लाई देती है। तो हम लोग जो भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो गांव के जो समूह के लोग, हम लोग जो किसान उगाते हैं मिलके, उस सब चीज़ों को हम दिल्ली में बेचते हैं। सर, जैसे अभी हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो मैं जानना चाहूँगा आपका खेत कहाँ पर है और आप कहाँ पर खेती कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मैं गांव में ही खेती करता हूँ जी, और हमें अपने गांव में ही खेती करनी चाहिए, जो कि हमारी पैतृक संपत्ति। हमें अपना घर गांव नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि हम उस गांव और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी। तो गांव में अभी हमारी जो सकलाना हमारे जो बेल्ट है जो सोंग नदी के उद्गम पे बसी हुई है, तो हमारे गांव का नाम मझगांव है। तो सोंग नदी हमारे कद्दूखाल मासूरकंडा के चरणों से होती हुई वहां से निकलती है, हमारे गांव को पूरा सिंचित करती हुई और वो जाके रायवाला से होते हुए गंगा में मिल जाती है। वही हमारी सोंग नदी है और उसमें पूरे 12 महीने पानी रहता है और उस पानी की वजह से हमारे पूरे गांव में जो खेती है वो सिंचित होती है। तो हम उसमें अपनी कैश क्रॉप वाली जो हमारी बेल्ट है, हम पूरे तरीके से अपनी कैश क्रॉप की जो भी फसलें हैं वो हम उगाते हैं। तो अभी क्या क्या आप उसमें उगा रहे हैं अब प्रेजेंटली? मैडम हमारे पास जितने भी आपकी सब्जियां हैं, हमारे यहाँ पूरी सब्जियां होती हैं। अभी हमारा आलू हुआ, मेन आलू, मटर, बीन्स, हरा धनिया पत्ते वाला, मूली, सलजम, ब्रोकली, पत्ता गोभी और उसके साथ साथ हम जो लोग उगाते हैं, हमारे पास जो जैपनीज प्रोडक्ट हैं हमारे, उसमें हमारे ब्रोकली भी है, उसमें हमारा लीक्स भी है। लीक एक ऐसा वो होता है जो से हरी प्याज की तरह होता है, लेकिन हरी प्याज के नीचे दाना होता है, उसमें दाना बहुत कम होता है, उसका जो बीच का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसी को वो लोग सूप के तौर पे खाते हैं। जी जी। उसके पास दूसरा है बरडोक। बरडोक एक मूली की तरह होता है और एक कैंसर की मेडिसिन भी है। तो वो एक रूट है और उसको वो लोग डायरेक्ट, हम लोग क्या करते हैं उसको तैयार करके हम डायरेक्ट उनको सप्लाई दे देते हैं। तीसरा हमारे पास सोयाबीन है। वो लोकल सोयाबीन नहीं है, वो जैपनीज सोयाबीन है। उसको हम क्या करते हैं, मैं विशेषकर उसको क्या करता हूँ कि उसका जब हरी फली होती है उसको जैपनीज भाषा में इदामा में बोलते हैं। तो उस फली को हम क्या करते हैं कि उसको फली को डायरेक्ट बेच देते हैं और उसके बहुत अच्छे रेट भी मिलते हैं। 150 से 200 रुपए किलो हमें उसके रेट मिल जाते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो उसमें क्या करते हैं, बॉइल्ड करके नमक डालते हैं और बॉइल्ड करते हैं, उसको डायरेक्ट फली के अंदर का दाना खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और मैंने अपने उत्तराखंड में उसकी शुरुआत की और अपने जैविक मार्केट में भी लोगों को खिलाया वो चीज़ें, तो लोग बहुत उसमें प्रभावित हुए और बहुत चाव से खाते भी हैं और बहुत डिमांड भी बढ़ी है मेरे पास जी। तो जी। और उस सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने फली निकाल दी उसकी, उसके बाद हमारे पास जो दाना बचा तो हम दाने के छटाई करके उस दाने को बेच देते हैं। उसके भी हमें बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, काबली चना जैसा। तीसरा जो बारीक दाना बचता है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक पेस्ट बनाते हैं, उसको मीसो बोलते हैं। तो मीसो भी बन सकता है, उसका तोफो भी बन सकता है, सोया पनीर आपने सुना होगा, और मीसो भी बन सकता। तो मीसो तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो 6 महीने तक बकेट में पकता है, लेकिन मैं उसको बनाता हूँ और उसमें इतनी पौष्टिकता होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो समझ लो कि वो 6 महीने बकेट में रहने के बाद घी से भी ज़्यादा उसमें गुण आ जाते हैं, तो ये लोग उसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। चौथा सोयाबीन, मैं उत्तराखंड वासियों को इसलिए भी बोलूँगा कि सोयाबीन इसलिए लगाइए क्योंकि उसमें 3 फायदे तो ये हो गए। आपको मीसो नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हरी फली बेच दी, आपने दाना बेच दिया, और जो मिट्टी को खुराक मिलनी है क्योंकि उसमें बहुत पत्ते होते हैं, तो पत्ते नीचे गिरेंगे तो जमीन को खाद मिलेगी। चौथा, इसकी जड़ में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। समझ गए? तो खेत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। तो सादिक, आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात मुन्ना जी ने कर दी। तो सर आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया, कैसे आप खेती करते हैं और बाकी आप बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि आपने मीसो के बारे में बताया तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो सर अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जैविक खेती के बारे में, मैंने बताया कि हमारा आज का जो विषय है जैविक खेती है जी। तो सर ये होती क्या है? मैंने आपको बताया कि जैविक खेती एक ऐसी खेती होती है जो बहुत सस्ते में हो सकती है, पर बशर्ते हमें उसको प्रकृति तक सीमित रखना है। प्रकृति के संसाधनों से उगाई हुई चीज जैविक खेती होती है। जैसे प्रकृति में मैं आपको बताऊं कि गोबर, हमें पशुधन भी पालना होगा, गोबर की खाद होगी, केंचुए की खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट होगा, ठीक है,
पानी हमारा मतलब जहाँ जैसे संसाधन है, नहर का भी हो सकता है, गाड़ गदेरे का भी हो सकता है, जो हमारे गांव के जो संसाधन है। ठीक है। चौथा, हमारे पास जो वहाँ का वातावरण में और समय के हिसाब से, जैसे अभी आप लोग, अभी हमारे यहाँ क्या होती है कि हमारे यहाँ जो खेती होती है वो बेमौसमी खेती होती है जी। क्योंकि पहाड़ में एक वरदान है कि जब कहीं खेती नहीं होती है तो हमारे पहाड़ में खेती होती है। क्यों होती है मैं आपको बताऊं कि जब बरसात का सीजन आ जाता है तो प्लेन्स में पूरा पानी भर जाता है, तो पानी की वजह से पूरी सब्जियां खराब हो जाती हैं। और पहाड़ में है जो वो होता है ढलान वाली खेती होती है, तो उस ढलान वाली खेती में पूरा पानी नीचे को निकल आता है, तो हमारी जो फसल है वो सेफ हो जाती है और उसमें हमें ज़्यादा रेट मिल जाता है। और जब हमारी प्लेन्स की फसल होती है तो उस टाइम हमारे यहाँ फसल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ में आमतौर पर होता है वो जून टू दिसंबर का ही सीजन होता है। जून से लेके खेती मतलब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है और दिसंबर में हम एंड कर देते हैं। इसलिए एंड करते हैं कि उसके बाद पाला पड़ जाता है, और पाला पड़ने के बाद जो बर्फ, कहीं बर्फ गिरती है कहीं नहीं गिरती है, तो उसके बाद हमारा विंटर सीजन शुरू हो जाता है। तो दिसंबर के बाद क्या फिर खेती नहीं? दिसंबर के बाद हम 3 महीने हम बिल्कुल बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गैप लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो जैविक खेती का एक सीन ये भी होता है कि पहले पहाड़ों में जो खेती करते थे वो 6 महीने के लिए खेत को रेस्ट देते थे, जिसमें वो तत्व आ जाते थे, वो सूक्ष्म गुण आ जाते हैं, सूक्ष्म तत्व आ जाते थे जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। आज इस दुनिया के चकाचौंध भरी जिंदगी में और हमें धीरे धीरे देख रहे हैं जब लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा हो रही हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोग तरह तरह की खेती कर रहे हैं। कोई पॉली हाउस में कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। अगर मेरे को पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे कि आप तो पॉली हाउस के अंदर भी खेती कर सकते हैं जब आपके पास मतलब इस टाइम समय होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि पॉली हाउस के अंदर जैविक खेती सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसी में उसके पूरे उसकी आवश्यकताएं की चीजें दी जाए और एक आदमी खुले वातावरण में जी रहा है, तो उसके अंदर ज्यादा पावर होगी कि उसके अंदर ज्यादा पावर होगी। बिल्कुल जी जी। तो पॉली हाउस के अंदर जो भी जो भी चीजें होती हैं वो प्रकृति के अवरुद्ध होती हैं, मतलब जो प्रकृति के जो गुण मिलते हैं वो पॉली हाउस के अंदर नहीं मिल सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर क्या होता है, उसको वातावरण दिया जाता है, उसको ड्रॉप से पानी दिया जाता है, उसका टेम्परेचर बनाया जाता है, और जो बाहर होता है पौधा तो वो क्या करता है, उसमें धूप, पूरा धूप मिलती है उसको, पूरी उसको ठंड मिलती है, पूरा उसको बारिश मिलता है। तो क्लाइमेट के जितने भी गुण होते हैं सब उस पौधे के अंदर आ जाते हैं और उस फल के अंदर आ जाते हैं। लोग लेकिन पॉली हाउस में भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। अपना अपना तरीका, ये तो अपना अपना तरीका। जी जी। तो आप जैसा बताया आपने कि जैविक खेती आप कर रहे हैं और पिछले कई सालों से, कितने साल से कर रहे हैं? मैं 2002 में तक करीब पूरे रूप से मार्केट में आ गया था जैविक खेती बिल्कुल। तो उगा लिया किसान ने, उसके बाद क्या मार्केट को कैसे अप्रोच करे, क्या उसके पास अभी सुविधाएं या साधन है? पहाड़ की विशेष कर बात की जाए तो तकरीब लोग जैविक खेती करते हैं, लेकिन लोग मार्केट से पूर्ण रूप से जुड़े नहीं है। मैं तो सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि सरकार उनके मतलब उनके लिए वो संसाधन जुड़ाए जिससे लोग गांव में खेती पूर्ण रूप से कर सके। तो मेरा अपना जो किसानों को बोलना है, ये बोलना है कि आप मीडिएटर को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट उपभोक्ता से जुड़िए। ये जैपनीज ने हमें कुछ जैपनीज फसलें थी हमारी, जब वो हमारे पास तैयार हो गई पूर्ण रूप से, तो हमें फिर मार्केट की जरूरत पड़ी। तो जो हमारे जैपनीज दोस्त हैं उन्होंने दिल्ली में हमें मार्केट दिया, 2 हमारे पास कंपनियां हैं। उसके बाद मैंने जो मार्केट की अपनी जरूरत समझी और अपने उत्तराखंड वालों को अपनी पहचान या अपने प्रोडक्ट जो उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट हैं वो समाप्त न हो जाएं, और जो हमारे भाई लोग या पुराने लोग या जो भी देहरादून में या कहीं भी अन्यत्र बसे हुए हैं
तो हमने देहरादून के लिए ये सोचा कि अपनी चीज़ों के लिए अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो देहरादून वालों को कैसे मिले, और देहरादून वाले उसको या मतलब शहर वाले उस चीज़ को कैसे जाने, उसका स्वाद कैसे होता है, कैसे उगाया जाता है। कोई कोई ऐसी फसलें जो वो जिनका नाम नहीं जानते हैं तो उनके वो जेहन में रहे। तो ये हम लोगों ने एक साप्ताहिक बाजार वहाँ पे खोला है जो कि रविवार को लगता है, और ये सर्वे चौक के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसके अंदर लगता है। जी, और ये प्रातः लगता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे इसलिए होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं, इतनी ज्यादा वहाँ पे डिमांड रहती है। जी 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है। तो आपके साथ जैसा आपने बताया कि आप जहाँ खेती करते हैं तो केवल आप ही जैविक खेती कर रहे हैं या आपके गांव के और लोग भी जैविक खेती कर रहे हैं? मेरे गांव के जो मेरा समूह है वो तो जैविक खेती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सोचा, क्योंकि लोग इसके प्रति जागरूक होने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जैविक खेती पे बहुत जोर दे रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि अपने जीवन को अगर संवारना है और लंबे टाइम तक अगर जीना है और वातावरण को शुद्ध रखना है तो जैविक खेती अपनानी पड़ेगी जी। क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है, और हमें विशेषकर विदेशों तो दूर की बात है, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को और अपने आप कैसे स्वस्थ रहे उसके लिए हमें जैविक पे ही जाना पड़ेगा। सर जैसे हमारे किसान भाई हैं जी, और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं जी, उनमें से कुछ लोग खेती करना चाहते होंगे जी, तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसका जो पूरी प्रक्रिया है जी वो कैसे होती है जैविक खेती करने की। आप विस्तार से अगर बताएं हमारे श्रोताओं को। उसके लिए आपको मैं आपको सलाह दूंगा कि आप या तो हमारे पास आ सकते हैं जी, और या उत्तराखंड में एक जैविक बोर्ड बना हुआ है जो गांव-गांव में जैविक खेती की ट्रेनिंग देता है, और उनके कुछ मेंबर भी इलाके में होते हैं। उत्तराखंड में जैविक बोर्ड बना हुआ है, उसकी भी वो मदद ले सकते हैं। और उनकी तीव्र इच्छा है जैविक खेती सीखने की तो हम उनमें सहायता कर सकते हैं। वो मेरे पास आए और रुक भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो जैसे जैविक खेती को आजकल सरकार भी इतना बढ़ावा दे रही है, लेकिन हमने सुना है कि काफी कठिनाइयां आती हैं जैविक खेती करने में। क्या सच्चाई है, कितना मुश्किल है और कितना आसान है जैविक खेती करना? खेती करना आज के युग में मुश्किल भी है और सस्ता भी है, मतलब कठिन भी नहीं है और ज्यादा कठिन भी है। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मेरे एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि जैविक खेती जी जो हम करते हैं विशेषकर पहाड़ों में, तो सबसे बड़ी मुश्किल आती है हमको जंगली जानवरों की। जंगली जानवर इतने ज्यादा हो गए हैं पहाड़ में। ये तो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जी जी, लेकिन जब हम जैविक खेती की विशेषकर बात कर रहे हैं कि बिना आप कोई उसमें कीटनाशक नहीं डाल रहे, मैं उस संदर्भ में बात कर रही हूं। अच्छा। तो जैविक खेती में ऐसा है कि सबसे पहले आपको जगह का चयन करना होगा। जगह मतलब आप कौन सी इलाके में जैविक खेती करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप पहाड़ों में खेती करना चाह रहे हैं तो पहाड़ों की जो वास्तविक स्थिति है कि पहाड़ों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और प्लेन्स में गर्मी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो कीड़े मकोड़े जो बीमारियां लगती हैं वो गर्म इलाकों में लगती हैं। तो हमारे यहाँ जैविक खेती सही मतलब अच्छा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ जैविक खेती इसलिए होती है क्योंकि ठंडा है और वातावरण शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है। तो इसमें ठंड की वजह से कीड़ा बहुत कम लगता है। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ जो खेती होती है वो बरसाती और जाड़ों की ज्यादा होती है, गर्मियों की कम होती है। कोई भी सब्जी की हो या कुछ भी फसल हो वो गर्मियों की कम होती है। तो इसका एक प्रभाव तो ये होता है। दूसरी चीज हमारे मोटी बारिश नहीं होती है, बारीक बारिश होती है। प्लेन्स में मोटी बारिश होती है, सड़न गलन रोग कीड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे पहाड़ में ये सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज अब सरकार ने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें दवाइयां, जैविक दवाइयां भी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, जैविक दवाइयां भी आ दवाइयां भी हैं, जैविक खादें भी हैं। जैविक खाद, अच्छा। बिल्कुल। जैसे मेन है जैसे नीम है तो नीम की खली भी डाल सकते हैं आप।
नीम ऑयल का प्रयोग भी कर सकते। आपका कीड़ा लग गया तो आप नीम का तेल का छिड़काव कर दीजिए जो बाजार की है। अगर हमको बोल दिया जाए तो हमारे पास, तो हम लोकल अपने जो संसाधन होते हैं उससे दवाइयां बनाते हैं। जैसे कि नीम का एक दूसरी वैरायटी होती है, उसका नाम है बकाइन। बकाइन जैसे यहाँ पे नीम होती है तो पहाड़ों में बकाइन होती है। तो आप सेम बकाइन के पत्ते लीजिए, मट्ठा लीजिए, लहसुन की पत्ती या दाना लीजिए, एक बज होता है नदी की, उसकी पत्तियां या जड़ लीजिए, उसको कूट के और 1 हफ्ते तक छोड़ दीजिए। ज्यादा करते हैं उसमें गौमूत्र डाल दीजिए, ठीक है। 1 हफ्ते तक उसको हिलाइए ड्रम में, उसके बाद आप उसको निकालिए और स्प्रे करिए, सीधा स्प्रे। उससे कीड़े भी मरेंगे और वो जो फसल है उसको भी आप प्रोटीन मिलेगा या उसको खुराक मिलेगी। खुराक किससे मिलेगी? गौमूत्र से मिलेगी। मतलब सही में ये तो कम लागत वाली खेती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर आप पहाड़ी मतलब तरीके से कर रहे हैं, अगर आप देसी तरीके से कर रहे हैं तो बाजार में बहुत सी दवाइयां आ गई हैं जो कि जैविक है। जी, ये प्रावधान भी है। जी जी। मतलब आप ये नहीं सोचें कि हमने फसल लगा दी और कीड़े स्वतः मर जाएंगे जी, या बीमारी स्वतः भाग जाएगी। जब हम फसल लगाएंगे तो हमें उसके मतलब तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे कि अगर हमारी फसल में कीड़ा लग गया तो हमें किस प्रकार उसका बचाव करना चाहिए, देसी तरीके से या मतलब वैसे तरीके से। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, पारंपरिक खेती भी जैविक तरीके से होती थी और आज भी खेती जैविक तरीके से हो रही है। जी जी। तो दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? ऐसा मैडम कि पहले में जो पहाड़ों में खेती होती थी वो सब्जियां कम होती थी, अनाज बहुत ज्यादा होते थे, और सब्जियां जो होती थी वो अपने तक ही सीमित होती थी, मतलब अपने खाने के लिए, और वो सीजनली सब्जियां होती थी। और आज के युग में ऐसा हो गया कि मतलब बहुत लोग, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि चावल है तो चावल उगाने में 6 महीने लग जाते हैं, और सब्जियों में क्या होता है कि उसमें कुछ सब्जियां 60 दिन की हैं, धनिया पत्ता है जैसे 45 दिन का है, तो उसमें क्या हमने 4 क्रॉप निकाल दिया, 3 क्रॉप निकाल दी, तो 3 क्रॉप में हमें क्या होगा कि 4 गुना या 8 गुना हमें बेनिफिट हो गया। अब चावल का क्या होगा? 1 बोरा होगा, 1 बोरे का दाम क्या होगा? 2000 रुपए होगा। समय मुनाफे का सौदा नहीं है, और 6 महीने भी लग गया। और उधर हमें क्या हुआ? 3 फसलें हमने निकाल दी और उसमें हमें बेनिफिट भी हो गया, अच्छे दाम भी मिल गए, तो हमारी आर्थिकी भी बढ़ जाएगी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं जो लोग जैविक खेती करें तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार क्या मुनाफा भी वो कमा लें और खेती उस हिसाब से करें? मैं तो ये बोलता हूँ कि वो फसल सबसे पहले तो वो खेती जो करें वो सोच समझ के ये करें कि पहले वो जानकारी जरूर लें, जो नया आदमी अगर खेती करना चाहता है कि खेती को बिना जाने वो तुरंत उसमें रिस्क न ले, पूरे तरीके से सीखें और उसके बाद वो खेती करना शुरू करें। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि फसल चक्र अपनाए हो। फसल चक्र इसलिए अपनाएं कि आप डायरेक्ट उसमें हर टाइम मटर लगा रहे हैं, बार बार बीन्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो उसके गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसमें दालें वाली फसल भी लगाएं, उसमें गेहूं वाले भी लगाएं, ठीक है, और उसको पारंपरिक तरीके से करें वो, न कि देसी तरीके से, जैसे बहुत लोग बहुत तरीके से अलग तरीके से खेती करें, वो हमारी समझ से थोड़ा सा दूर है। जी सर, जैविक खेती के बारे में हम बात कर रहे हैं जी, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं जब हम किसी काम को करते हैं ना जी। तो जैविक खेती करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले चैलेंजिंग तो ये आता है हमें कि जो हमारी जंगली जानवर हैं ये, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग जो मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और हमारे जो पानी के स्रोत हैं जी वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें एक चैलेंजिंग तो ये है। दूसरी चैलेंजिंग हमारे पास है जो जंगली जानवर है जो खेतों में पूरा उजाड़ देते हैं। तीसरी चीज हमारा जो बेरोजगार युवा है वो खेती में उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा है और वो गांव से पलायन कर चुका है। चौथी चीज ये है कि जो अभी भी उत्तराखंड में बचा हुआ है, मतलब लोग खेती कर रहे हैं, वो 40 या 45 साल से ऊपर वाला कर रहा है जी।
तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो चैलेंजिंग वाले हैं। सर जैसे कि चैलेंजेस की हमने बात करी, तो आप भी एक सफल किसान हैं जी। आपके सामने भी ये चैलेंजेस आए होंगे जी। तो आपने इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया सर? मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जो हमारा गांव है, जी। जैसे मैंने बोला न, पानी की समस्या, स्रोत कम हो रहे, तो जो हमारा गांव है वो बिखराव में गांव है और ऊपर से नदी आती है। तो नदी के दोनों तरफ जहाँ पे जिसकी खेती है वहीं पे उसका मकान है। तो सबसे पहले पानी की समस्या, तो हमारी उस नदी में 12 महीने पानी होता है। दूसरा, हमारी कैश क्रॉप की फसलें वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। कैश क्रॉप कैश क्रॉप का मतलब होता है नकदी फसलें। नकदी फसलें का मतलब होता है जैसे आपका क्या बोलते हैं, सब्जियों वाली चीजें। अच्छा, मतलब जो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तो उससे कैश की अर्निंग होती है, मतलब उससे डायरेक्ट पैसा मिलता है। इसलिए हम उसको कैश क्रॉप बोल रहे हैं। ठीक है, पानी की समस्या हो गई हमारी दूर। तीसरी चीज, जो जंगली जानवर हैं, तो जहाँ पे जो हमारी खेती होती है वहीं पे हमारा मकान है। बिखराव है गांव में, बिखराव मतलब जहाँ पे खेती है वहीं पे उसका घर है, एक जगह में गांव नहीं है। ठीक है, तो जंगली जानवर की दूसरी समस्या। तीसरी समस्या हमारी मतलब सर ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं आपका खेत है, तो आप उसकी देखभाल कर पाते हैं जंगली जानवरों से। बिल्कुल है ना। लेकिन समस्या फिर किनको आती है? समस्या उन लोगों को आती है जो लोग एक जगह में हैं, गांव एक जगह में है और खेती दूर है। तो खेती दूर ऐसा है कि वहां पे जंगली जानवर भी आएंगे। गांव में आप एक कोने में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और खेत का नुकसान करके जाएंगे। दूसरी चीज, पहाड़ में ऐसे भी गांव हैं जहां पीने को पानी भी नहीं है, लेकिन सिंचाई कैसे, वो वर्षा आधारित खेती होती है। जब बारिश होगी तभी वो खेती कर पाएंगे, और हमारे पास वो पानी है, इसलिए हम पूरी खेती कर पाते हैं। चौथी चीज जो है मेन, वो है बाजार की निकटता। हम देहरादून से 45-50 किलोमीटर दूर है, तो हमें बाजार सुलभ है। मतलब हम नजदीक हैं तो हमें बाजार की जो समस्या है वो हम दूर हो जाती है। लेकिन जो दूर वाले इलाके हैं उनके लिए बाजार की समस्या आती है। बिल्कुल, यानी बाजार की समस्या हो गई, या अगर घर और खेत दूर दूर हैं तो जंगली जानवरों की समस्या हो गई। जी जी जी, है ना। या फिर अगर वहाँ पे पानी की समस्या हो गई जहाँ पानी नहीं है ना, या मौसम जहाँ पे अनुकूल नहीं है, वो समस्या हो गई। जी। सर इतने चैलेंजेस के बाद भी तो जो ये जैविक खेती है, क्या मुनाफे का सौदा है? बिल्कुल है जी। जैविक खेती इसलिए मुनाफे का सौदा है क्योंकि जो रासायन युक्त खेती करता है उसमें क्या होता है कि उसमें खर्चे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दवाइयों के खर्चे आते हैं, बीजों के खर्चे आते हैं। तीसरी चीज, वहां पे मार्केट भी नहीं है, तो वो भी एक सरदर्द है। लेकिन जैविक खेती में क्या है, दवाइयों का खर्चा बचता है, हमारे पास पारंपरिक बीज है, नए बीज लाने की जरूरत नहीं है, और हम स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं। तो इसलिए हमें तीनों चीज सुलभ है। इसलिए हमें लगता है कि जैविक खेती के द्वारा हम अगर जैविक खेती अपनानी चाहिए हमें जी। और ये मुनाफे का सौदा भी है। चौथी चीज मैं ये बताऊं कि खेती एक ऐसी चीज है कि भविष्य में कोई भी आदमी खाएगा तो अन्न ही ना, रोटी खाएगा, चाहे वो देश का बड़ा आदमी हो चाहे छोटे तबके का आदमी हो। पेट की आवश्यकता के लिए उसे खाना ही जरूरी है। तो खाने के लिए हमें अन्न जरूर उगाना चाहिए। और जैविक खेती इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सब चीजें ठीक होती हैं। एक तो हमारा तन मन सही होता है, दूसरा वातावरण प्रकृति सही होती है जी। ठीक है, तीसरी हमारी जो खेती है जी, वो सही होती है। तो जब हम इसमें चौथा पॉइंट ये भी है, मैं आपको बोलूं, ये पॉइंट है कि अगर पुराने हिसाब से जाया जाए तो पुराने लोग जैविक खेती करते थे। अगर वो लोग भी जैविक खेती न करके अजैविक खेती करते, रासायनिक युक्त खेती करते, तो हम लोगों को वो अच्छी वाली खेती कहां से मिलती? जमीन जो है वो खेत खराब हो जाते हैं, बंजर हो जाते। चौथी चीज मैं आपको ये बताऊं कि हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छी खेती सौंपी है, विरासत में भी हम आगे अपने बच्चों को
अपनी अच्छी खेती अपने आगे आने वाले बच्चों को सौंपे। बिल्कुल। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन आप लोग खेती में कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आप लोग? मॉडर्न के हिसाब से आजकल आधुनिक युग में यंत्र का काफी आ गए हैं, औजार बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो पहले बैलों से खेती होती थी, हल से खेती होती थी, तो आज यंत्र आ गए हैं, छोटे छोटे बीडर आ गए हैं, मशीनें आ गए हैं। तो उसमें क्या हो गया है, एक तो समय की हमारी बचत हो जाती है, मैन पावर कम लग जाती है, और जो हमारी गांव की औरतें हैं जो दिन रात मेहनत करती थी उनको भी थोड़ा सा राहत महसूस हो रहा है, आराम मिल रहा है जी। तीसरी चीज, हमारे जो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पूरा समय मिल जाता है। हाँ। ठीक है, हमारी औरतों को भी अपने कुछ भी कहीं बाजार में कुछ सामान लाना है या अपने लिए समय नहीं दे पाते थे पहले, आज वो अपने लिए भी समय दे पा रहे हैं। तो आप लोगों का कुछ कोई एसोसिएशन है जो आपके गांव के सारे लोग हैं, उन लोगों का आपका कोई ग्रुप है जहाँ पे सब लोग मिलके अपनी खेती को बढ़ाने के लिए या अपना जो उगा है उसको बाजार में बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हो? जी जी जी, मेरे पास अपना समूह है, मेरे पास अपना। कैसे काम करता है वो समूह? समूह में वो हम अपनी अपनी खेती करते हैं, और खेती के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो हम 1 या 2 लोग उसको मार्केट में उतारते हैं, और जो जो उससे अर्निंग होती है वो आपस में जिसका जितना प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से उसको उतना पैसा मिल जाता है। जी जी जी। तो और उसके बाद क्या होता है, हम जो खेती करते हैं, और मैं लोगों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ और सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि सरकार गांव या जो कस्बे हैं हमारे छोटे छोटे कस्बे, वहाँ पे छोटा छोटा मतलब दुकानें खोलें या बाजार का एक छोटा रूप दें वहाँ पे, जो किसान वहाँ पे आके डायरेक्ट अपना माल बेच सके। क्योंकि मीडिएटर इतना ज्यादा हो गया है कि हम किसान को, माना कोई चीज 10 रुपए में मार्केट उपभोक्ता तक पहुंच रही है, तो किसान को उसका 2 रुपए ही मिल पाता है। किसान को 8 रुपए बीच वाला खा जाता है। तो अगर किसान को 2 रुपए के बदले 5 रुपए मिलता है, और 5 खाने वाले को भी, तो खाने वाले को क्या वो चीज कितनी मिलेगी, 6, 7, 8 रुपए में। सही बात है। ठीक है, तो जो बीच का ये गैप है वो दोनों में बांटे, किसान को उससे फायदा होगा, क्योंकि किसान की डायरेक्ट उपभोक्ता से पहचान होगी, उसकी जो जरूरत है उसको भी सस्ता मिलेगा, और किसान को भी 2 पैसा मिलेगा। और मीडिएटर क्या होता है, हमसे 2 रुपए में खरीद लिया, उधर 6 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए। अब जो 6 महीने तक मेहनत कर रहा है उस बेचारे को 2 रुपए, और जो 1 घंटे का मेहनत करता है उसको 4 रुपए। आपको क्या लगता है इसका कोई समाधान है? बिल्कुल। क्या समाधान? समाधान ये है कि डायरेक्ट किसान उपभोक्ता से मिले, डायरेक्ट मार्केटिंग करे। कैसे करेगा? इसमें सरकार को दखल देना होगा। हाँ। सरकार को बीच में आना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति ही इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति करेगा तो अपने गांव तक, अपनी तक ही सीमित करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। सरकार को भी बिल्कुल इसमें पहल करनी होगी। सर, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट हमारे सबके पास है, आपके पास भी है, आपको जो उपभोक्ता है उनके पास भी है जी। तो सर, क्या कभी आपने सोचा है, जो आपने अभी मार्केटिंग के बारे में बात करी जी, जैसे आपने बोला कि उपभोक्ता से कनेक्ट हो सके सीधा किसान जी, जी। जो किसान है वो कनेक्ट हो सके सीधा जी उपभोक्ता से जी, तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी है ना? तो आपने कभी सोचा कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स है ना, जिससे लोग जानकारी ले सके और वो सीधा कनेक्ट हो सके, यानी बिचौलिए को हटाया जाए। तो आपने कभी, जो आपने आपकी मार्केट है जी, तो उसमें आपने सोचा कभी कि? बिल्कुल सोचा है, और हम वो काम कर भी रहे हैं जी, क्योंकि जो सर्वे चौक का जो बाजार है वो उसी पे आधारित है। हम लोग अपने जो छोटी छोटी रील होती हैं, जो हम कुछ भी अपने उगाते हैं उसके तौर तरीके करते हैं, वो हम सब लोगों तक शेयर करते हैं। और जो हमारे पास वहाँ पे उपभोक्ता भी आ जाते हैं, आज इतनी मांग है वहाँ पे कि लोग उपभोक्ता हमें पहले 1 दिन या 2 दिन पहले फोन कर देते हैं कि हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन चीजों की पूर्ति उनको करवाते हैं। दूसरी चीज मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो पहाड़ में है, 2 चीज की बहुत ज्यादा समस्या है। एक कनेक्टिविटी की, तो वो सबसे पहले पहाड़ में कनेक्टिविटी ठीक करवाए जिससे वहां पे सुलभता हो। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी सड़कें हैं,
जो बरसात में पूरी खराब हो जाती है, किसान का जो सामान है वो सड़क में सड़ जाता है। जी। तो वो जो 2 चीजों पे अगर सरकार ध्यान देगी तो जरूर इस समस्या का भी समाधान निकल आएगा। जी। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब सरकार प्लान बनाती है तो वो किसानों के बीच में जाए, खेत खलियान में जो किसान बैठते हैं वो उन किसानों को साथ में लेके तब प्लान बनाए और उस प्लान को तब मतलब धरातल पे उतारे जो कि कारगर सिद्ध होगा और किसानों के हित में भी होगा। जी। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि लगभग क्या एक किसान इतना कमा सकता है कि वो अपने परिवार की जो सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर लेता है? किसान कमा सकता है, इतना कमा सकता है किसान, क्योंकि आज के युग में काफी महंगी सब्जियां भी हो गई हैं, काफी संसाधन भी हो गए हैं, लेकिन किसान को 12 महीने फसल उगाने का कुछ ऐसा तरीका मिल जाए। क्यों, मैं आपको बताऊं। हाँ, 12 महीने कैसे मैनेज? जी जी, कि जैसे हम पहाड़ में 6 महीने या 8 महीने खेती करते हैं, 4 महीने हम बैठे रहते हैं, तो 4 महीने अर्निंग नहीं होगी। तो वो जो कमाए हम उस टाइम खाएंगे, तो हमारा वो मिसयूज होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा उसके पास अदर बिजनेस हो, उसके मतलब जैसे वो 4 महीने बेरोजगार ना बैठे, तो उसको बराबर अगर अर्निंग होगी तो ये घाटे का सौदा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, नौकरी जैसे कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करता है तो उसमें वो और उसका परिवार सेफ हो जाता है, चाहे वो 10,000 की कर रहा है या 1 लाख रुपए की कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो बन जाता है कि मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि वो सैलरी वो मिलती है तो उसको ये लगता है कि मैंने इसमें सब कुछ करना है। ठीक है। और उसमें दूसरी चीज क्या होती है कि उसमें मौसम की मार नहीं पड़ती है, उसने काम किया, उसको पता है कि मेरे को मिलना है जी। खेती में नहीं होता है। खेती एक लॉटरी भी है। लॉटरी इसलिए है कि खेती में 100 रुपए लगा के आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, और ओलावृष्टि हो गई और जानवर आ गए, पूरी फसल खत्म कर दी तो 0 भी हो सकता है। इसलिए लोग जो है, जो ज्यादातर लोग हैं, लड़के लोग, वो पलायन ज्यादा कर रहे हैं। जी जी। तो आपका कोई ऐसा वाक्य जिसमें आपको फायदा हुआ हो और ऐसा वाक्य जिसमें आपको नुकसान हुआ? मैं जहां तक बोलता हूँ, हम लोग जो करते हैं वो मिश्रित खेती करते हैं। मिश्रित खेती का मतलब तरह तरह की फसलें उगाना। तो हम इसलिए किसी में घाटा हो गया तो हम दूसरी फसल में उसको कवर कर लेते हैं। तो अगर हम एक तरीके की फसल लगाएंगे और उसी में घाटा आ गया तो हम मारे जाएंगे। तो जो हम अलग तरीके के, तो एक जगह में नुकसान हुआ तो दूसरी जगह में भरपाई हो जाती है उसकी। तो कोई अभी तक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जैसे पशुपालन भी उस 4 महीने में कर ले? जी जी, है ना? नहीं, पशु तो मैं जैविक खेती पालन, पशुपालन, हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि पशु अगर नहीं होंगे तो जैविक खेती नहीं हो सकती है। कैसे? पशु नहीं होंगे तो खादें कहाँ से मिलेंगी? जैसे गाय है, गोबर का होना बहुत जरूरी है। आप देसी खाद, जितना भी देसी खाद जैविक के लिए डालेंगे उसी से ही जैविक खेती हो पाएगी। आप अन्यत्र खेती, पशु नहीं आते तो आप अन्यत्र करेंगे कुछ, वो 12 महीने नहीं मिल सकता आपको। ठीक है। हमें फ्रेश गौमूत्र का छिड़काव करना है, कहाँ से लाएंगे? हमें 6 महीने तक केंचुआ खाद बनानी है, कैसे बनाएंगे? पशु का होना आवश्यक है। और पशु इसलिए भी जरूरी है कि जैसे गाय है, गाय से दूध मिलता है, शरीर को पौष्टिकता मिलती है, उसमें काम करने की क्षमता उसकी बढ़ती है, इसीलिए पशु का भी होना जरूरी है। और पशु के लिए होगा तो जो क्या बोलते हैं, हमारे जो घास होती है, पत्तेदार घास होती है, वो होती है, वो पशु के काम आ जाती है, उसके बिछावन के काम आ जाती है, उसके बाद वो गोबर में प्रवर्तित हो जाती है। यानी एक ये पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल, खेत के साथ पशुपालन जरूरी है। तो खेत के अलावा क्या आप ये सोचते हैं कि बाग भी लगा ले? यदि बगीचा है ना, बगीचा जैसे सेब के बाग, कुछ भी बगीचा लगा, आप अखरोट लगा सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ आप पहाड़ में अखरोट लगाइए, तो कीवी लगाइए। एक थोड़ा सिस्टम बताएंगे कि क्या क्या लगाते हैं और इस पूरे इकोसिस्टम में क्या होता है जैविक खेती के? मैं आपको ये बताऊं कि जैसे बागवानी, आपने आधा में बागवानी कर दो और आधा में आप खेती कर दो, तो बागवानी से आपको अलग से इनकम मिल जाएगी। कैसे अलग से इनकम मिल जाएगी
कि अलग अलग तरीके की बागवानी लगाएंगे। जैसे आड़ू आपके बरसात में हो जाता है, चूलू या खुमानी आपके गर्मियों के टाइम में हो जाती है, अखरोट आपके अब होता है, कीवी आपका 1 महीने पहले हो जाता है। तो अगर ये तरह तरह की आप बागवानी लगाएंगे तो उसमें एक साइड बिजनेस आपको मिल जाएगा, एक चक्र चल जाएगा, चक्कर इनकम चल का। जाएगा, इनकम का सोर्स हो जाएगा। और बागवानी जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है कि बागवानी में 2 पौधे भी लगाएंगे आप तो जगह कम घेरते हैं, अर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, फसल आप लगाएंगे तो फसल के लिए तो पूरा खेत होना जरूरी होता है। ये है, मतलब जो 4 महीने हैं हमारे, जी जी, वो वेस्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल। और मैं इसलिए बोलता हूँ बागवानी, जैसे आप पहाड़ में अखरोट लगाते हैं ना, आप 10 पेड़ भी लगाएंगे तो आने वाले बुढ़ापे में वो मतलब वो तुम्हारा बुढ़ापा पूरा झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? कि अखरोट आज मार्केट में 400 और 500 रुपए किलो बिक रहा है, और एक अगर पेड़ आपको 2 कुंटल अखरोट देता है तो 10 पेड़ आपको कितना देंगे? ठीक है, और वो साल में एक फसल तो आएगी आएगी, यानी पेंशन प्लान है वो पेंशन प्लान है, जगह भी कम घेरेगा और लॉन्ग टाइम के लिए भी है जी। तो इस माइंड से आदमी अगर खेती करेगा तो बिल्कुल सक्सेस है। अगर इस माइंड से खेती नहीं करेगा कि बागवानी भी चाहिए, कैसे करूंगा, पशुपालन भी चाहिए, तो यानी खेती ले दे के एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल है, पर उसको चरणबद्ध और तरीकेबद्ध किया जाए। यानी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जी, जी। बातें हैं वो ये कि एक तो पानी पानी होना चाहिए, जी, आपके जी। पास जगह होनी जगह चाहिए, होनी चाहिए, है ना, जी, जी। और पशुधन होना चाहिए, पशुधन होना चाहिए, और जंगली आवारा पशुओं से जी जी उसकी रोकथाम भी करनी जी है। जी जी जी। अच्छा, ये जो जैविक कीटनाशक है और जो ये केमिकल वाली कीटनाशक है, दोनों के पैसों में भी फर्क होता होगा, रेट्स में? बिल्कुल होता है। महंगा कौन से होते हैं? महंगे तो रासायनिक होंगे। अच्छा, जो बाजार में उपलब्ध बिल्कुल महंगे रासायनिक होंगे, जैविक नहीं होंगे। क्योंकि जैविक पहले ही कम लागत। जैविक में आपको बताऊं, जैसे नीम है, नीम की खली है, तो नीम दुनिया भर का पत्तों का वेल होता है, बहुत मिल जाता है। लेकिन जो रासायनिक कीटनाशक बनते हैं वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से होके गुजरते होंगे ना, बड़ी बड़ी कंपनियों से आते होंगे ना, तो उनके रेट भी तो जो किसान तक पहुंचते हैं बहुत ज्यादा होते होंगे। मतलब बाजार में जो रासायनिक कीटनाशक मिलता है और जो असली जैविक कीटनाशक मिलता है, दोनों में से रेट में बिल्कुल ये सस्ते होते हैं, बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल। जो एक्चुअली में जो जैविक खेती कर रहे हैं, तो कुछ इसका आप लोगों को आई कार्ड वगैरह कुछ ये भी प्रावधान है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अगर सरकार से आप मान्यता प्राप्त जैविक किसान बनना चाहते हैं तो आपको जैविक बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। जैविक बोर्ड का एक तरीका होता है कि वो 3 साल के बाद ही आपके प्रोडक्ट को जैविक मानेगा। अच्छा, वो आपकी मिट्टी की परीक्षण करेगा, फसलों के बीच बीच में आपके चेकिंग करेगा, उसके बाद वो 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप वास्तव में जैविक किसान हैं। उसकी एक लंबा प्रोसीजर है, वो आपका हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही आप विदेश में भी अगर बेचनी हो सब्जियां या यहाँ, बिल्कुल। आपका विदेश जाता है अभी? नहीं, विदेश तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो दिल्ली में खत्म हो, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो रेट्स में आपको जैविक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद जो होते हैं नॉर्मली जो मिलते हैं, तो उनमें कितना फर्क रहता है? कम से कम 30%। 30% का फर्क, 30% ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है, जबकि लागत कम है इसमें? उसका कारण यह है कि जैविक खेती लोग कम कर रहे हैं, रासायनिक खेती ज्यादा कर रहे हैं। उत्पादन रासायनिक खेती में का ज्यादा है, जैविक खेती का कम है। ये भी एक पॉइंट है। ठीक। तीसरी चीज, जो जैविक खेती, वो जो जैविक, कितना फर्क है उत्पादन में? मेरे ख्याल से आधा से भी ज्यादा, आधा से थोड़ा सा कम भाई फर्क होगा। मतलब अगर माना हम एक जैविक तरीके से अगर सही कर रहे हैं तो जैविक खेती वाला समझ लो कि 70%, 80%, 70-75 के बीच में जैविक खेती वाला उगाएगा और 100% उसको मानो। अच्छा, रासायनिक मानो, क्योंकि रासायनिक वाला का दूसरा ये भी है, उसमें शाइनिंग होती है, इसमें शाइनिंग नहीं होती है प्रोडक्ट में। अच्छा। उसमें चमक होगी क्योंकि वो उसमें पेस्टिसाइड यूज है, उस शुरू से लेके मिट्टी से लेके फल को संरक्षित करने तक उसमें पूरा
पेस्टिसाइड यूज है, समझ गया? बिल्कुल। आपने खेती में यूरिया, डीएपी या भी जो भी डालना है वो डाला, आपका पौधा प्लांट तैयार हुआ, उसमें आपने छिड़काव किया, उसके बाद आपका फ्लावरिंग हुई, उसमें आपने छिड़काव किया, उसके बाद आपकी फ्रूटिंग हुई, उसमें आपने छिड़काव किया, उसके बाद आपका जो फल आया उसको शाइनिंग देने के लिए, चमक देने के लिए केमिकल लगाया, फिर उसमें केमिकल लगाया, उसके बाद आपने उसको स्टोरेज करने के लिए, ओके, वहां तक वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो इन चीजों से गुजरते हुए उसमें शाइनिंग तो आएगी। और हमारा क्या होता है कि हमारा आप जैसे बेल वाली चीज है, वो क्या करते हैं, जड़ में इंजेक्शन दे देते हैं, सुबह को तोड़ देते हैं, लौकी हुई या कोई भी चीज हुई। अब जो अजैविक किसान, जो जैविक किसान है, उसका तो ऐसा ही नहीं होगा, उसको तो टेढ़ा मेढ़ा, काला पीला, समय भी लगेगा, उसको ज्यादा समय लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, और टेढ़ा मेढ़ा काला पीला ये जरूर होगा। वो शाइनिंग दे ही नहीं सकता, कैसे देगा? आपको समय के हिसाब से करना चाहिए। माना लौकी की फसल होती है, लौकी का जो सीड या कुछ भी हम पहाड़ों में लगाते हैं, तो हम मई जून में लगा देते हैं, जाके वो सितंबर, अगस्त सितंबर में आ जाती है। तो अगर हम उसको अगस्त में लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो सीजन पे हमें उस चीज को सीजनली करना चाहिए, यानी समय से ही रोपाई कर देनी चाहिए, समय से रोपाई करनी चाहिए। और हमें टाइम टेबल ये देखना चाहिए कि इसका समय इतना तक है, उसमें ही लगा दो, इसी बीच में आपको लगानी होगी वो फसल। अगर आप लेट लगाएंगे या पहले लगाएंगे तो वो खराब होगी, ये जरूर है जी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखनी होगी, बिल्कुल रखना होगा। समय जैसे टाइम टेबल बनता है ना, बिल्कुल। आपने सुबह नाश्ता किया, दिन में खाना खाया, शाम को आपने खाना खाया, आप बीच में छोड़ देंगे, बीच में छोड़ेंगे तो आपको भूख तो लगेगी ना। सही बात है ना? तो उसका भी एक सिस्टम होता है कि जो फसल या जो पौधा जब लगना है उसको उसी टाइम लगाना चाहिए। और मैं सभी सुनने वालों को भी बोलूंगा कि आप जो भी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो सीजनली खाइए। जो सीजन पे जो आता है, जैसे आम का सीजन है, उसी टाइम खाइए उसको। आप उसको दिसंबर या जनवरी में खाएंगे तो वो बिल्कुल केमिकल युक्त तो होगा, और वो शरीर के लिए घातक भी होगा, और उसमें वो पौष्टिकता भी नहीं होगी। तो फ्रूट हमेशा जब खाइए तो जो सीजन का है उसमें वो बहुत ज्यादा गुण होते हैं, और उसको खाना भी चाहिए, उसी टाइम खाना चाहिए। सब्जियों के लिए बिल्कुल सब्जियों के लिए भी। तो सर, अब लास्ट में आप रासायनिक खेती और जैविक खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। रासायनिक खेती और जैविक खेती में मैंने आपको विस्तार से पहले बता दिया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो खर्चे आते हैं वो रासायनिक खेती में खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें बीज की लागत हुई, खादों की लागत हुई, और जो भी इसमें पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोडक्शन भले ज़्यादा होता है लेकिन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैविक खेती में बीज हमारे पारंपरिक होते हैं, खादें हमारी पारंपरिक होती हैं, या जो बाजार से भी लाभ खादें लाते हैं, जैविक खादें, वो सस्ती होती हैं जी। ठीक है। तीसरी चीज, अगर हम जैविक खेती अपनाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारी खेती शुद्ध होगी, और जो हमारे खाने वाले हैं, जो हमारा जिससे हमारा देश चलता है, खाने वाले हैं, वो हमारे जो जवान से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक वो बीमारियां कम होंगी। तो जो स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा और आगे बढ़ेगा। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जैविक खेती से लेकर मार्केटिंग तक सारी बातें हमें विस्तार से बताई। और ज़रूर जो हमारे श्रोता हैं, सुनने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, वो ज़रूर इन बातों को फॉलो करेंगे, और जैविक खेती, जो अभी तक रासायनिक खेती कर रहे थे, वो पक्का जैविक खेती करेंगे। इससे हमारे स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा जी, और हम लंबी उम्र हमारी होगी, क्योंकि जो रासायनिक खेती है वो हमें जल्दी तो मिल सकती है लेकिन हमें इतना लाभ नहीं दे सकती जितना हमें जैविक खेती दे सकती है सर जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से जी। तो थैंक यू सर जी। मैंने आपको सारी विस्तार से पूरी बात बताई जी। आप लोगों ने हमें ये मंच दिया और हमें बुलाने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। नमस्ते, प्रणाम जी। तो
तो श्रोताओं, मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा, जैसे कि सर ने अभी बताया हमें खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में, आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।